हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डेली आंसर राइटिंग सेशन। एंड अगेन, जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ 11 AM पे आपको दो क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये दो क्वेश्चन या तो करंट अफेयर्स के होते हैं या प्रीवियस ईयर होते हैं, और 9 PM पे इनको डिस्कस किया जाता है। और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कोशिश करोगे इन क्वेश्चंस का आंसर लिखने में, राइट। एंड इफ यू राइट द आंसर, तो आप उसको हमारे प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन ग्रुप पे वहां पे पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पीयर्स उसको रिव्यू कर सकते हैं और आपको इनपुट्स दे सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो। इनफैक्ट वहां से हम कुछ आंसर्स पिक करके यहाँ पे भी शो करते हैं कि ये जो इन आंसर्स में कुछ अच्छी चीजें हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हो, ये कुछ जो है अच्छी चीजें नहीं है या खराब चीजें हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो पहला क्वेश्चन आपका ये GS3 इकोनॉमी से है, एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम दी टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ टॉपिक से। तो क्वेश्चन क्या है देखिए। तो क्वेश्चन इज ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, कि द क्वेश्चन सेज कि अभी भी कंट्री का सिग्निफिकेंट सेगमेंट है जो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो इसी इसी उसमें पूछता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन डिस्पाइट वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। कि इतने सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, फिर भी क्यों अभी भी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव करने में चैलेंजेस है। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में डिफाइन करोगे फाइनेंशियल इंक्लूजन और उसका स्टेटस क्या है इंडिया में। ठीक है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर चीज है ना, ये आपको कोई भी आंसर लिखने से पहले आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करनी चाहिए क्लियरली। एकदम क्लियरली आपके दिमाग में ना एक ये माइंड मैप टाइप से आ जाना चाहिए कि देखो, ये क्वेश्चन मैंने देखा, इसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में मैं ये चीजें लिखूंगा, इसी टाइप से एकदम आना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में फाइनेंशियल इंक्लूजन उसके स्टेटस के बारे में लिखूंगा, जो बॉडी पार्ट है उसमें मैं दो पार्ट्स लिखूंगा ऐसे करके, और वे हेड में ये लिखूंगा। ठीक है, तो अगेन इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन करोगे फाइनेंशियल इंक्लूजन को। ठीक है, और उसका स्टेटस बताओगे। अब जो बॉडी है उसमें आप दो, देखो सीधा चैलेंजेस पे नहीं जाना, पहले एक ब्रीफ में ये चीज बतानी है आपको कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब आप पूछोगे कि ये तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे क्या पूछा है, यू हैव टू एनालाइज द चैलेंजेस इन अचीविंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ठीक है, ये तो आप एड्रेस कर लोगे, पर ये भी तो लिखा है कि डिस्पाइट वेरियस इनिशिएटिव्स। तो आपको यहाँ पे सिंस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि डिस्पाइट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो एक बार आपको ब्रीफली जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है वो मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आप आ जाओगे सीधा चैलेंजेस पे, चैलेंजेस आप बता दोगे 1 2 3 4 लिस्ट डाउन करके। ठीक है, और लास्ट में मोर क्या और क्या वे अहेड बताओगे। ऑब्वियसली चैलेंजेस बताओगे तो हमेशा आप सोल्यूशन दोगे, एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए कि सोल्यूशन दोगे आप कि क्या हमें बेटर कर सकते, क्या और मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन में आपकी डेफिनेशन में अब आपके पास दो डेफिनेशन है, एक छोटी डेफिनेशन है, एक बड़ी डेफिनेशन है। अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता तो आई वुड रिकमेंड कि आप बड़ी डेफिनेशन अडॉप्ट करो, राइट। क्योंकि 15 मार्क का क्वेश्चन है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड की बड़ी डेफिनेशन। बट सिंस इट इज अ 10 मार्कर, आपके पास वर्ड लिमिट कम है, तो आप छोटी डेफिनेशन अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, बट अगेन देखो ये वाली डेफिनेशन प्लीज इसको समझो और इसको यूज करना। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखो, मैंने पहले भी बताया एक बार जब लिया था डेली आंसर सेशन, कि कोई भी डेफिनेशन को समझना है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करो। तो एक पार्ट हो गया कि इंश्योरिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट। ठीक है, वेयर नीडेड बाय वल्नरेबल ग्रुप्स। तो नीडेड बाय वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि इंश्योरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बाय फॉर हुम, वल्नरेबल ग्रुप्स, जो वल्नरेबल ग्रुप्स है जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज की नीड है, उनके लिए एक्सेस इंश्योर करना। और तीसरा क्या हो गया, सो वल्नरेबल ग्रुप सच एज वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप्स। और तीसरा हो गया एट अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली क्या हो गया, ensuring access to financial services and credit needed by the vulnerable groups। ठीक है, सेकंड पार्ट vulnerable groups like weaker sections, low income groups at an affordable cost। तो तीन चीजें, ensuring access for vulnerable groups at affordable cost। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये जो है आप या तो ये शॉर्टर डेफिनेशन ये ले सकते हो कि ब्रॉडली डिफाइंड एज यूनिवर्सल एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस जब बोलते हैं तो इसमें सारे लोग आ जाते हैं, वल्नरेबल सेक्शंस भी आ जाते हैं। ठीक है, अब स्टेटस में जो करंट अफेयर्स में आरबीआई का फाइनेंशियल इंडेक्स आया है, उसकी फाइंडिंग्स बता दो कि स्कोर 53.9 है। तो दिस इज एन इंप्रूवमेंट, बट अगेन
और फर्दर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है, दैट यू कुड से हियर, यू कुड टेल हियर, ठीक है, ये तो आपने बता दिया। अब जो मेन बॉडी पार्ट आ गया उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंपॉर्टेंट क्यों है? इट विल हेल्प इन एलिवेटिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिवेशन में हेल्प करेगा। क्यों? लोगों को क्रेडिट मिलेगा, वो इन्वेस्ट करके अपने जो है छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है। प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ भी, अगर लोगों के पास क्रेडिट मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, लोन वोन मिलेगा और बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी इनकम आएगी, इनकम आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। प्लस लोगों को और भी फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेगी, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो वीकर वल्नरेबल सेक्शन है वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी में अवेलेबल होगा, ठीक है, और इनइक्वालिटी में भी रिडक्शन लाएगा। एंड इनफैक्ट अगर इतना नहीं लिखना तो सीधा सीधा ओवरऑल कह दो कि इट विल लीड टू पॉवर्टी एलिवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लीड टू ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है ना, एक ग्रोथ को इंक्लूसिव बना देगा, ठीक है। विल इंश्योर कि जो बेनिफिट्स है इकोनॉमिक ग्रोथ के वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग वल्नरेबल सेक्शन को मिले, ठीक है। फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख दो, आप एक लाइन लिख सकते हो, टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लाई। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, फिर आपका मुद्रा योजना, ठीक है, मुद्रा योजना। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जब फाइनेंशियल सर्विस बोलते हैं ना तो अलग अलग चीजें आ जाती हैं। सर्विस में क्या आ जाता है? एक्सेस टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट होना, ठीक है, पेंशन होना, इंश्योरेंस होना या क्रेडिट मिलना, ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो हमें वीकर वल्नरेबल सेक्शन को देनी है एट रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। अब आ जाओ चैलेंजेस। नाउ आई, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए ये पॉइंट समझना, ठीक है। डिजिटल डिवाइड, तो देखो बहुत सारे, जैसे यहाँ पे जनधन योजना, वो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड भी एक मेजर चैलेंज है कि कई फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि डिजिटली डिलीवर करे, बट आप जानते हो रूरल एरियाज में अभी भी डिजिटल कनेक्टिविटी इतनी अच्छी या स्ट्रांग नहीं है, हर किसी के पास इतना अच्छा इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। दूसरा जेंडर डिवाइड, तो जेंडर डिवाइड का ये इशू है कि देखो वुमेन है, वुमेन के बैंक अकाउंट कम है, वुमेन की अर्निंग कम है, सोर्स ऑफ इनकम कम है, तो वुमेन को जो है इतना एक्सेस नहीं है फाइनेंस को, ठीक है। तो एक जेंडर डिवाइड भी है। जैसे एक एग्जांपल दूं तो जैसे अगर आप कहीं भी देखो रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज, तो जो प्रॉपर्टी होती है वो वुमेन के नाम पे नहीं होती, तो अगर वुमेन को लोन लेना है तो वो लोन नहीं ले पाती क्योंकि प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं है। तो एक जेंडर डिवाइड भी है फाइनेंस के एक्सेस में, ठीक है। ये एक और चैलेंज है, जेंडर डिवाइड इन इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। इनफैक्ट एक और चीज आप यहाँ पे बता सकते हो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे एक हुआ है, ठीक है। तो उसमें उसको भी कोट कर सकते हो यहाँ पे कि हाईलाइट करने की, इट हैड हाईलाइटेड कि जेंडर डिवाइड बहुत ज्यादा है, ठीक है। लास्ट माइल कलेक्टिविटी, यानी अर्बन एंड रूरल डिवाइड है, मतलब बेसिकली देखो रूरल एरियाज में लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब जो बैंक की ब्रांचेस है बहुत कम है, ठीक है, इतनी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है और बहुत कम ब्रांचेस है। तो ये एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लोगों को अगर अकाउंट खुल भी गया तो उनको एक्सेस करने में बहुत इशू आता है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। कई बार ट्रैवल करना पड़ता है तो अपना जो एग्जिस्टिंग वर्क है, इनफैक्ट उनके तो ऐसा नहीं होता, वो डेली वेज लेबरर्स होते हैं कई लोग, तो वो ऐसा नहीं कि अपना डेली वेज का वर्क छोड़ के जो है बैंक जा सके, ठीक है। अगला है फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत कम है। अगेन यहाँ पे आप लिख सकते हो वही, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे के अकॉर्डिंग कितना है आपका? 27% ही है सिर्फ। मतलब लोगों को पता ही नहीं कि कैसे सेविंग्स करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट, कि अपने मनी को कैसे मैनेज करें, ओके। बैंकिंग में क्या क्या सर्विसेज उनके लिए हैं, क्या क्या उनके लिए जो है गवर्नमेंट स्कीम लाई, ये सब अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है। और कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी भी नहीं है, ठीक है। देन इशू ऑफ क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो बेसिकली देखो अब आप सर्विसेज तो कहीं दे रहे हो कई जगह, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, डीबीटी, पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि आधार सीडिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है। जहां आधार सीडिंग हो गई, कई बार वहां जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल हो जा रहा है। तो इस तरीके से क्वालिटी, अब आप सर्विस तो प्रोवाइड कर दे रहे हो पर क्वालिटी का इशू है, उसके कारण भी जो है एक्सेस में एक बैरियर है। इनफैक्ट जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, एफआई इंडेक्स जो है आरबीआई का, उसने भी कहा एक मेजर एरिया जहां हम लैग कर रहे हैं वो है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली जो पेमेंट सिस्टम से जो सारे सिस्टम जैसे जैसे डिजिटल हो रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी डिजिटली हम अडॉप्ट करें, तो साइबर थ्रेट एक मेजर कंसर्न है, जैसे रैंसमवेयर वगैरह जो आपने रिसेंटली देखे हैं, ठीक है।
तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके इंडिया पे, ठीक है। अगेन वे अहेड, तो सबसे सिंपल है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, ओके। न्यू एंड इनोवेटिव मॉडल्स और प्रोडक्ट्स लाए जाए, जैसे जैसे एसएचजी बैंक लिंकेज लाए उसी टाइप के नए मॉडल्स लाए, ठीक है ना। और फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, राइट, नेशनल फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। एक नेशनल फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रेटजी है जो 2020 से 2025 के लिए लॉन्च की थी आरबीआई ने, ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन ने, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग दी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज इन नॉर्दर्न स्टेट्स। तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक मेजर काम ये भी है कि वो जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन भी देते हैं, और हमने देखा है कि एसएचजी जो है बहुत ज्यादा अच्छे से एक्टिव है इन साउदर्न स्टेट्स लाइक केरला, बट नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक यूपी बिहार उसमें एसएचजी जो है इतने ज्यादा जो है मतलब इतना ज्यादा जो एसएचजी मूवमेंट है इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर एसएचजी मूवमेंट को स्ट्रांग करेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। इनफैक्ट इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, बट रिमेंबर दिस कि इट इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाउ अगेन इट इज ऑन अ मच रिपीटेड थीम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू है, राइट। तो इस पे मच रिपीटेड थीम है कि एम्प्लॉयमेंट में कंसर्न सिर्फ जॉब क्वालिटी क्वांटिटी का ही नहीं है, मतलब कि नंबर ऑफ जॉब्स का ही नहीं है, बट क्वालिटी ऑफ जॉब्स का भी है, राइट। सो ये स्टेटमेंट ने आपको एक क्लियर हिंट दे दिया इस स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। कई बार यूपीएससी के एग्जाम में भी देखोगे स्टेटमेंट दिया जाता है, सो दैट स्टेटमेंट गिव्स यू एन हिंट कि आपको किस डायरेक्शन में आंसर लिखना है, ठीक है। नाउ इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट यू हैव टू डिस्कस द एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया, ठीक है, एंड लास्टली देन सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स, ठीक है। तो अगेन आपके दिमाग में जो स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें इंट्रोडक्शन में क्या आप करंट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो बताओगे। नाउ अगेन करंट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का इशू जो है दोनों चीजें बताओगे, क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर। फिर बॉडी में सिंपल चैलेंजेस क्या फेस्ड है, अगेन इसमें बहुत सारे डिटेल में चैलेंजेस आएंगे लिस्ट लिस्ट करके, और जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं या तो क्वांटिटी से रिलेटेड होंगे या क्वालिटी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाएंगे आपके रेमेडियल मेजर्स, ठीक है, रेमेडियल मेजर्स, ठीक है, कि क्या कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप बताओगे कि वी नीड मोर क्वालिटी जॉब्स एज वेल एज क्वांटिटी जॉब्स बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप इस टाइप से बोल सकते हैं कि यूएन यूनाइटेड नेशंस जो पॉपुलेशन फंड है, यूएन फंड फॉर पॉपुलेशन, ठीक है, यूएनएफपीए है, उसने इंडिकेट किया है कि 2018 से 2055 तक इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड का फेज होगा, मतलब जहां मेजर पॉपुलेशन जो है, यानी अराउंड अभी भी देखो तो अराउंड 65% आपकी पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज में है। और अगर इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है इंडिया को और अपना टारगेट गोल अचीव करना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, या एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर या सुपर पावर बनना है, तो उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको मोर क्वालिटी और क्वांटिटी जॉब्स देना है। इस टाइप से आप कंक्लूजन लिख सकते हो। बट अगेन अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में, तो आप रिसेंट जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ है 2019-20 का, उसकी फाइंडिंग्स हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। ये रिसेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2019 और 20 का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फाइंडिंग्स आप प्लीज देख के एक बार लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो इस सर्वे में भी बताया गया था कि एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस तो हुई है, ठीक है, बट इशू क्या है, कंसर्न क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कंसर्न जो है हाईलाइट हुआ इसमें, क्योंकि जो मेजर जो इंक्रीज हुआ है एम्प्लॉयमेंट में इस पीरियड में 2019 से 20 के पीरियड में, वो कहाँ हुआ है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हुआ है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी कहा, अनपेड अनपेड वर्क में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, अनपेड फैमिली वर्कर्स, हेल्पर्स या हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस इसमें हुआ है। एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ लो क्वालिटी इंप्लॉयमेंट, क्योंकि अनपेड जो ये इंप्लॉयमेंट होता है इसमें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होती, प्रोडक्टिविटी लो होती है और वेजेस नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा दूसरी फाइंडिंग्स भी बता सकते हो कि सीएम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो देखो अगर इकोनॉमी पे डेटा चाहिए तो ये सीएमआई का भी डेटा आप ले सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, इसकी साइट पे जाके बहुत सारा डेटा मिल सकता है। तो जो रिलेवेंट लॉन्ग टर्म डेटा है एक साल का, वो यहाँ से आप कुछ डेटा लिख के नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, बहुत काम में आएगा आपको आंसर लिखने में, ठीक है। तो सीएमआई डेटा ने भी शो किया है दैट देयर इज इंक्रीज इन जॉबलेसनेस पोस्ट कोविड सेकंड वेव। तो ओवरऑल
जॉबलेसनेस भी इंडिकेट की है सीएमआई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा ने, ठीक है। नाउ अगेन बॉडी की बात करें तो इसमें सीधा सीधा आपको चैलेंजेस बताने पड़ेंगे दोनों एस्पेक्ट पे, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो क्वांटिटी में हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आप क्लियरली जो है पीएलएफएस को बोलोगे तो ऑब्वियसली रिडक्शन हुआ है, बट अगेन जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स है बिकॉज ऑफ कोविड अभी भी काफी हाई लेवल्स में, ठीक है। तो रिडक्शन हुआ है बट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर एट अ हायर लेवल बिकॉज ऑफ कोविड, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड सेकेंड वेव, ठीक है। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, तो अगेन यहाँ पे तो आप हाईलाइट कर सकते हो एज पर वेरियस गवर्नमेंट रिपोर्ट्स या इकोनॉमिक सर्वे भी जो रिसेंट है कि only around 3 to 4% workforce, only around 3 to 4% workforce is formally skilled, ठीक है। फॉर्मली स्किल्ड सिर्फ 3 to 4% वर्कफोर्स है, ठीक है। इसके अलावा रिजिड लेबर लॉस, तो यहाँ पे आप इलेबोरेट करोगे कि ऑल्दो गवर्नमेंट ने जो है रिफॉर्म किए हैं, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किए हैं लेबर लॉस, अभी भी कई स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत सारे मल्टीपल लॉज है और काफी रिजिड है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट, तो उससे क्या होता है, रिजिड लेबर लॉस के कारण क्या होता है, रिजिड लेबर लॉस के कारण क्या होता है कि नंबर जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है उस पर एडवर्स इंपैक्ट होता है, क्योंकि कंपनीज जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में जो है कम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट एक इसका इम्प्लीकेशन ही ये है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो रादर देन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ रिजिड लेबर लॉस, ठीक है। देन जॉबलेस ग्रोथ, तो ये तो आप बता ही सकते हो कि जो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है, उसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी उसमें मोस्टली वो क्या थी, जॉबलेस थी, ओके। क्यों? क्योंकि जो मेजर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अ मेजर एम्प्लॉयर, ओके, योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अ मेजर एम्प्लॉयर। पर देखा गया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, स्टैग्नेंट हो गया अराउंड 16%, और इसमें जो है इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा। मेजर एम्प्लॉयमेंट कहाँ क्रिएट हुआ, सर्विस सेक्टर, जो इतना लेबर इंटेंसिव नहीं है। और इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि जो अभी भी आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर है वो बस 14% कॉन्ट्रीब्यूट करता है जीडीपी के, पर अगर उसमें देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट इज स्टिल अराउंड 50%, अराउंड 50% वर्कफोर्स वहां पे एम्प्लॉयड है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की 50% वर्कफोर्स जहां पे एम्प्लॉयड है वो बस सिर्फ 14% हमारे जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ ट्रेन्ड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, सो ये बेसिकली एक पॉइंट रिपीट हो गया, ठीक है। यू कुड यू कुड जस्ट हाईलाइट इट हियर ओनली। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आप क्वालिटी पे आओगे तो बताओगे कि काफी अनएम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, जो कितना कितना हाउ मच 93%, 93%, ये बेसिकली आपका 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, ठीक है, इको सर्वे 2018-19। बट अगेन अगर आपको ये याद नहीं रही तो आप बहुत सारे फैक्ट ले लो, अगर इंडिया में देखोगे ना तो बहुत सालों से जो है इट्स अराउंड 90%, ठीक है, 90% के ऊपर ही है जो एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। तो ये एक मेजर इशू है, और ये इशू क्या है इसको एक्सप्लेन करोगे तो आप बताओगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, ओके, प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है, वेजेस ऑब्वियसली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम होंगे कंपेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्लस वहां पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी कम होते हैं, देयर आर लेस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो अगेन ये जो आप दिखाओगे तो ओवरऑल आप बताओगे दिस इंडिकेट्स पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, ठीक है। यहाँ जॉबलेस ग्रोथ में भी जो मैंने आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली बात बताई एग्रीकल्चर सेक्टर में, दैट इंडिकेट्स की क्वालिटी के इंडिकेट करता है, ठीक है। एंड लास्टली आप जेंडर डिवाइड भी इंडिकेट करोगे यहाँ की वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, तो जो रिसेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 30% है, ठीक है। तो आप बताओगे कि इंप्रूव हुआ है, इससे पहले अराउंड 24% था, ठीक है। अब जो रिसेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया 2019-20 के लिए उसके अकॉर्डिंग 30% है, ठीक है। सो इंप्रूव हुआ है, बट अगेन स्टिल ग्लोबल स्टैंडर्ड से देखें तो इट इज लेस, ओके, वी नीड टू फर्दर इंप्रूव इट। नाउ आगे आप देखोगे रेमेडियल मेजर्स, तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कैसे, थ्रू वेरियस इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे सकती है माइक्रो एंटरप्राइजेस इनको कि वो फॉर्मल सेक्टर में आए। एग्जांपल अगर देना हो तो प्रधानमंत्री
फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, एफएमई स्कीम, ठीक है, एक स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस स्कीम। वो स्कीम के अंदर जो है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस जो फूड सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनको बड़ा सपोर्ट और उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं कि वो फॉर्मल सेक्टर में आए, ठीक है। स्किलिंग ऑफ वर्कफोर्स पे फोकस किया जाए, ओके। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस किया जाए, ठीक है। लेबर लॉज जो है एट स्टेट लेवल जो है रिफॉर्म लाया जाए अब। और एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट की जाए, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे प्रमोट कर सकते हैं? बाय इनकरेजिंग स्टार्टअप्स, या मुद्रा योजना, जैसे मैंने आपको अभी बताया। मुद्रा योजना में क्या है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, हैंड होल्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ताकि वो खुद का बिजनेस शुरू कर सके, ठीक है। एंड लास्टली इंक्रीज इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी यहाँ पे आए, अपना जो है कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग या जो भी प्लांट है यहाँ पे सेटअप करें। इनफैक्ट इसके लिए आप बता सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये आप लिख सकते हो यहाँ रेमेडियल मेजर में, आप बताते हुए कि गवर्नमेंट ने जो है पीएलआई स्कीम लॉन्च की है फॉर इंश्योरिंग की ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनीज यहाँ पे आए, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करें, और उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगा। तो इस टाइप की सिमिलर स्कीम्स लॉन्च करें ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रो हो, ठीक है। एंड अगेन लास्टली कंक्लूजन, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यूएनएफपीए ने कहा है कि इंडिया का 2018 से 2055 तक जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का फेज है। इसका मतलब इस पीरियड में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वर्किंग एज में है। और अगर इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है तो इंडिया को फोकस करना होगा ना सिर्फ ऑन क्वांटिटी ऑफ जॉब, ना सिर्फ ऑन क्रिएटिंग मोर नंबर ऑफ जॉब्स, बट ऑल्सो ऑन क्रिएटिंग गुड जॉब्स, ठीक है। अच्छे जॉब्स क्रिएट करना होगा जहां ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, जहां सोशल सिक्योरिटी हो, ये सब हो, वो उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कुछ आंसर्स देख लेते हैं, लेट्स सी सम आंसर्स, ओके। तो ये पहले वाले क्वेश्चन पे आंसर है। तो इसमें बेसिकली देखो, इन्होंने शुरू में अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर दिया, ठीक है, और कुछ डेटा दे दिया। सो दिस इज अ गुड थिंग, गुड वे टू स्टार्ट। बट एक चीज आप यहाँ पे कर सकते थे, यू कुड हैव कोटेड द सोर्स। आप सोर्स बता सकते थे यहाँ पे, ठीक है। सोर्स की आपने ये डेटा कहाँ से लिया है, या तो जैसे पीएलएफएस हो गया, या सीएमआई हो गया, या फिर वर्ल्ड बैंक वगैरह इंटरनेशनल, कोई भी सोर्स हो आपका, ये डेटा का सोर्स क्या है। तो थोड़ी ऑथेंटिसिटी बनती कि आपने लिखा है कि ये डेटा मैंने यहाँ से लिया है, ये जो सर्वे हुआ था यहाँ से डेटा है, तो एक थोड़ी ऑथेंटिसिटी मिलती है, राइट। एंड देन इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस है, ऑल्दो आई वुड रिकमेंड वन थिंग कि आप थोड़ा और लेजिबली लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। ट्राई टू राइट मोर लेजिबली, ओके। आई थिंक मुझे भी पढ़ने में चैलेंज हो रहा है। तो देखो चैलेंजेस में इन्होंने क्या बोला है, लार्ज पॉपुलेशन। तो यस, वन कुड से दिस इज अ चैलेंज, बट देखो एग्जैक्टली एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों है। तो यू शुड नॉट पुट इट हियर इन चैलेंज, ओके। इसको राइट इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, ठीक है। लैक ऑफ स्किल्स, सो अगेन दिस इज व्हाट पॉइंट वी हैड डिस्कस्ड, ठीक है, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। प्रॉपर एजुकेशन, ओके। सो देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने लिखी है चीजें, बट प्लीज राइट देम लेजिबली एंड क्लियरली, ओके। अच्छे से क्लियरली लिखिए, ताकि जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा आपकी कॉपी, वहां पे देखिए, यहाँ पे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ पढ़ के, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ। पर आप सोचिए कोई पर्सन जो यूपीएससी में है, जिसको पता है कॉपी चेक करते वक्त कि मैं कुछ भी चेक कर सकता हूँ, और कोई मतलब कॉपी वो आपको उसको किसी को दिखाना नहीं है कि क्या चेक किया है। तो उस केस में आप एग्जामिनर का आप जानते नहीं कि कैसा है, हो सकता है कोई सिंसियर पर्सन हो तो अच्छे से चेक करेगा, बट मान लो कोई थोड़ा बहुत इनसिंसियर पर्सन या ऐसा आया, तो अगेन वो हो सकता है इसको देख के फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो अच्छे से इसको पढ़े ना, या आपको मार्क्स ना दे। इसीलिए एग्जामिनर के लिए आप ऐसा आंसर लिखिए जो चेक करना एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी हो, ठीक है। क्योंकि कंटेंट वगैरह अगर आप एवरेज भी लिखते हो बट अच्छे से प्रेजेंट भी करते हो, तो भी यू कुड एक्सपेक्ट गुड मार्क्स, ठीक है। प्रॉपर एजुकेशन एंड सोशल नॉर्म्स, यानी यहाँ पे जो है जेंडर डिवाइड की बात है। अगेन देखो, सोशल नॉर्म्स की जगह आप यहाँ पे जो वर्ड होते हैं, जेंडर डिवाइड वर्ड यूज करिए। और फिर यहाँ पे आप बता रहे हो, तो यहाँ पे आप डेटा दे सकते हो कि पीएलएफएस का डेटा दे सकते हो कि अब अभी बस 30% जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का, ठीक है। सो डेटा देना भी जरूरी है पॉइंट्स के साथ, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो अगेन ये भी सही पॉइंट है आपका, पर आपको यहाँ पर डेटा देना चाहिए ना, कि आप बताओ कि 50%, ऑलमोस्ट 50% तक जो है वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर में,
बट अगेन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी अगर देखा जाए तो सिर्फ 14% है, ठीक है। तो अब इनफैक्ट इसको आप और अप्रोप्रिएटली लिखोगे तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का इशू है ये, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट अगेन यहाँ पे आपको देना चाहिए डेटा, ठीक है। प्लीज गिव सम डेटा, ओके। यहाँ पे डेटा देना चाहिए आपको, ठीक है। तो राइट लेजिबली और डेटा दीजिए, ठीक है। ये और आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। आप कुछ पॉइंट्स बनाते हो तो अगर आप उसको फैक्ट डेटा एग्जांपल से सब्सटेंशिएट कर सकते हो तो दैट एड्स वैल्यू टू योर आंसर, ठीक है। नाउ क्या मेजर्स ले सकते हैं इंप्रूव करने के लिए? सो एजुकेशन, ठीक है। नाउ ये देखिए, ये जो पॉइंट्स ये थोड़े जेनरिक है, एजुकेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, ठीक है, इंकरेज एंटरप्रेन्योर। थोड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स भी लिखिए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना, ठीक है, इनिशिएटिव्स देना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करे, ठीक है, स्किलिंग इनिशिएटिव्स लिया जाए। इस टाइप से थोड़े और जो स्पेसिफिक पॉइंट्स भी आप बता सकते हैं। लास्टली कंक्लूजन कुड बी इम्प्रूव, ठीक है, इट कुड बी इम्प्रूव, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जैसे बोला है कि इंडिया का, लेट मी जूम इट, ठीक है। इन्होंने कहा है कि इंडिया का वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू एम्प्लॉय ईच एंड एवरी जॉब। तो देखो ऐसा स्टेटमेंट ही आप देख रहे हो कि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट अगेन इस टाइप से नहीं, आप ऑप्टिमिस्टिकली बताइए कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है विच कुड बी एसेट इफ वी कुड एम्प्लॉय देम ऑल, ठीक है। इस टाइप से आप लिखो कंक्लूजन, ठीक है ना। अब अगला एक आंसर देख लेते हैं आपका इस पे, on financial inclusion. Just a second. नाउ इसमें क्या बता रखा है आपको? जी देखिए, इन्होंने एक अच्छी चीज की है ये चीज, तो दिस थिंग यू ऑल कुड अडॉप्ट, ऑल ऑफ यू कुड अडॉप्ट दिस, कि जब ब्रीफ में कुछ लिखना हो तो व्हाई फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसे, इसी तरीके से आप गवर्नमेंट स्कीम्स भी लिख सकते थे। हियर डिफाइंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट इज ऑल्सो गुड थिंग, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव चीज है। पर अब एक चीज है, इन्होंने यहाँ पे देखो कंक्लूजन नहीं लिखा है, देयर इज नो कंक्लूजन, सो दिस इज एन इशू। और दूसरी चीज यही है कि चैलेंजेस में इन्होंने जैसे लास्ट माइल चैलेंजेस हो गए, डिजिटल एक्सक्लूजन, अनफैमिलियरिटी विद डीबीटी, ठीक है। तो इसको प्लीज अंडरलाइन करिए, प्लीज अंडरलाइन दीज थिंग्स, ठीक है, कि अनफैमिलियरिटी। देखो कई बार ऐसा होगा एग्जामिनर बस आपका यही चीज देख के आपको मार्क्स दे देगा, तो प्लीज अंडरलाइन करिए इन चीजों को, ठीक है ना। इट इम्प्रूव्स योर प्रेजेंटेशन एंड प्लीज राइट एन कंक्लूजन, ठीक है। तो ओवरऑल कंटेंट वाइज ये आंसर अच्छा ठीक है, बट यस कुछ एस्पेक्ट्स, किन एस्पेक्ट्स में इंप्रूव कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन में यहाँ पे आप चीजें अंडरलाइन कर सकते हो। देखो कहीं भी जो इन्होंने यहाँ पे अंडरलाइन किया लास्ट माइल चैलेंजेस, फिर यहाँ डिजिटल एक्सक्लूजन या यहाँ पे इन चीजों को अंडरलाइन नहीं किया, ठीक है। तो आप अंडरलाइन कर सकते हो चीजों को, दैट कुड इम्प्रूव योर आंसर। तो गाइज थैंक यू वेरी मच एंड आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल था। एंड अगेन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप डेली आंसर राइटिंग करिए। So guys, thank you very much and see you again next time.